वो सारे पुराने चैप्टर्स देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जून की, हर 2.5-3 साल से हम मैगजीन्स बना रहे हैं करंट अफेयर्स की, स्टैटिक पोर्शंस की। तो आप चैनल से जुड़कर काफ़ी सारे आपने फ़ायदे करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज हम इन्वायरमेंट में पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री न्यूज़ में आई क्यों, और एग्रो फॉरेस्ट्री होती क्या है, भारत में इसकी पॉलिसी क्यों आई। इस सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ना कुछ मॉडल रूल्स बनाए हैं 2025 के अंदर ही, जिसमें बोला है कि जो भी ट्रीज़ गिर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड में, ताकि हम ना बेसिकली फॉर द फेलिंग ऑफ ट्रीज़ को कहाँ गिराना है, एग्रीकल्चरल लैंड में गिराना है, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट हो पाए। देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो भारत में है वो इस तरह से है, जैसे एक एग्री सिल्वी कल्चर है, यानी क्रॉप को हम ट्री क्रॉप्स के साथ कंबाइन कर देते हैं। ऐसे ही एग्री हॉर्टिकल्चर है, जिसमें कि कंबाइंड फ्रूट के ट्रीज़ को क्रॉप्स के साथ किया जाता है। ऐसे ही एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर है, जिसमें ट्री, फ्रूट ट्री, क्रॉप्स इनको मिलाया जाता है। ऐसे ही आपका हॉर्टी ऑलरी कल्चर है, इसमें फ्रूट ट्री और वेजिटेबल्स को मिलाया जाता है। मतलब इस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री भारत में की जाती है। अब जो इस बारी मॉडल रूल्स आए ना गाइस, वो क्या कह रहे हैं कि मान लो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है लैंड का, तो वो प्रोसीजर वगैरह बताएगा लैंड का, कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए लैंड कैसे रजिस्टर करना है। जो ट्रीज़ गिर रहे हैं अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री, उनको मॉडल बताया जाएगा। इवन सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जो भी टिम्बर प्रोड्यूस होगा ना, टिम्बर मतलब जो लकड़ियाँ जिससे फर्नीचर्स वगैरह भी बनते हैं, वो टिम्बर प्रोड्यूस जहाँ से होगा उस एग्रीकल्चर लैंड से, एग्रो फॉरेस्ट्री से, तो वो आपको उसका सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो भारत में 2014 में ही नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी। एग्रो फॉरेस्ट्री वो लैंड यूज सिस्टम है जहाँ पर आप ट्री और श्रब्स को इंटीग्रेट कर फार्म लैंड पर या किसी भी रूरल लैंडस्केप में उसको इंटीग्रेट करते हो, कंबाइन कर देते हो, ताकि उस जगह की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम बढ़ जाए। इसके लिए किया जाता है। 2014 में यही एम था कि किसी भी तरीके से ट्री प्लांटिंग को इनकरेज करना है फार्म लैंड में, तो जो भी क्रॉप या लाइफ स्टॉक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका बनाना है। इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री का जो प्लांटेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% हमारे जोग्राफिकल एरिया में है। तो भारत को लगा जब इतना बड़ा पार्ट है तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। और वैसे भी एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कह रहा अगर आप एग्रीकल्चर की सही मायने में ग्रोथ देखना चाहते हो ना, कि वो ग्रोथ सस्टेन रहे, तो आप ये समझो एग्रो फॉरेस्ट्री रामबाण उपाय है उसके लिए। आप 4% सस्टेन्ड ग्रोथ कर पाओगे। आपका जो डाइवर्स होगा इम्पैक्ट, यानी हाफ ऑफ द डिमांड फॉर फ्यूल वुड या 60% जो रॉ मटेरियल पेपर एंड पल्प का आता है, 9 से 11% इंडिया का ग्रीन फॉडर की रिक्वायरमेंट वो भी इस लाइफ स्टॉक से होती है। फिर फूड सिक्योरिटी की बात है, यानी एग्रीकल्चर यील्ड को चेक करना, क्रॉप फेलियर को, ताकि न्यूट्रिशन, हेल्थ, कम्युनिटीज़ का इम्प्रूवमेंट हो पाए। फिर बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि अगर आप सही मायने में एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह करते हो तो उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, यानी आप 13.7 से लेके 27.2 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड पर हेक्टर पर ईयर को सिक्वेस्टर कर सकते हो, यानी कैप्चर कर सकते हो। इससे आपकी सॉइल हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि 0.62% जो वीट और ग्रीन ग्राम अगर मिलेगा अंडर पॉपुलर ट्री, तो उससे उसकी सॉइल की सैलिनिटी रिड्यूस होगी, बहुत फ़ायदा है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपको पता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फ्लड इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप लो, तो अगर आप नेचुरल फॉरेस्ट पे अपना प्रेशर कम करना चाहते हो, न्यूट्रिएंट की साइकिल को रिसाइकिल करना चाहते हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह से शुरू करें। फिर ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ करती है। अब ये सब चीज़ें करने से, एग्रो फॉरेस्ट्री करने से सबसे बड़े बड़े काम क्या होंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इंपोर्ट आपका कम होगा, आपका सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत का जो आपका सपना है वो फुलफ़िल होगा, स्पेशली फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो आप ये लिख कर आना पेपर में कि देखो एग्रो फॉरेस्ट्री कितना लाभकारी है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री की जब डेवलपमेंट की बात आती है तो देखा जाता है कि कई सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला ही चैलेंज है गैप्स इन द पॉलिसी। इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास सिलेक्टेड ट्रीज़ के बारे में, हमें ट्री मैनुअल फार्मर्स के बारे में पता ही नहीं होता है।
बहुत ज़्यादा यूनिक एंड हाईटेक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं, एक्वा फॉरेस्ट्री वगैरह है नहीं, लेस एम्फेसिस किया जाता है हमारे देश में। हमारे यहाँ ना रेगुलेशंस भी बहुत ख़राब है, परमिट अपटेन करना इतना कॉम्प्लेक्स है, टैक्सेस इम्पोज इस तरह से हो रखे हैं कि समझ ही नहीं आते हैं। फिर इंडिया की जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ना, उसका बहुत ही कम यूज़ होता है, समझ रहे हो। ये सब वजह हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री में चैलेंज आता है। तो कह रहा है 82% ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं इवन जो रिसीव हुई 3 स्टेट को खाली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर। हाई वैरायटी के सीड्स नहीं है हमारे पास, अवेलेबल है भी तो उसमें शॉर्टेज है प्लांटिंग मटेरियल को करने के लिए। हमारे पास जितनी भी प्रीवियस पॉलिसीज़ थी ना, उन्होंने ओवर एम्फोसाइज़ किया यूकलिप्टस को, कदम पॉपुलर को, बहुत सारे जो कि सूटेबल नहीं है इंडिया के क्लाइमेट और मिट्टी पे। जैसे यूकलिप्टस जो होता है वो हाईली वाटर इंटेंसिव है, वो तो हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं है ना। फिर दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ ना मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है इसके लिए, ना पैसा इनको दिया जाता है, फंडिंग नहीं है। फिर मान लो रिस्क तो होता ही है हर ऐसी चीज़ों में, फिर रिस्क है ऐसे बिजनेस में तो फिर इंश्योरेंस की कवरेज नहीं है। इन सब की एब्सेंस की वजह से एग्रो फॉरेस्ट्री इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि क्या किया जाए, कह रहा है सबसे पहले लॉज को अपने सिंप्लीफाइड करो, बेटर यूटिलाइजेशन करो NTPS का, इंट्रोडक्शन करो कि नई जनरेशन सिस्टम हो, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको लेकर आओ। नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025। न्यूज़ में कहा था रिसेंटली क्या हुआ, जो अफ्रीकन यूनियन है ना, आपको याद होगा इसने G20 में भी, जब भारत के यहाँ 2023 में हमारे यहाँ इसका समिट हुआ था तो इन्होंने ज्वाइन किया था। अब ऐसे ही अफ्रीकन यूनियन ने ना इंडिया का कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्वाइन करा है। इसका अभी 7th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस चल रही थी फ्रांस के अंदर, तो वहाँ ज्वाइन किया। अभी इसमें हुआ क्या, इसमें बोला गया है कि हमें ना स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए कुछ कोस्टल रेजिलियंस एक्शंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर क्लाइमेट अडेप्टेशन हो पाए, या साथ साथ कोस्टल रेजिलियंस के लिए काम कर पाओ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप काम कर पाओ। तो ये जो ईयर की जो कॉन्फ्रेंस है इन द फर्स्ट टू बी हेल्ड, पहले यूरोप में होगी, फिर गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के थ्रू होगी। तो इसकी थीम बेसिकली है शेपिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 5 की ग्लोबल प्रायोरिटीज़ को साइन किया है, दिया है, ताकि डिज़ास्टर रेजिलियंस हमारा क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए इंटीग्रेट करना है डिज़ास्टर रेजिलियंस एजुकेशन में सबसे पहले, यानी एजुकेशनल सिस्टम में ही आपको ऐसी बच्चों को प्रिपरेशन सिखानी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि वो किसी भी तरह के डिज़ास्टर पे एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए, कि उसको कैसे डील करना है ये बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ही पता चल जाए। फिर ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ें बनाओ, साथ ही साथ आप बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्निंग बनाओ, ताकि डिज़ास्टर रेजिलियंस में आप डिजिटल सिस्टम का भी इस्तेमाल कर पाओ, फिनेंस को इनोवेट कर दो। इंडिया ने तो इवन क्या करा, बहुत ज़्यादा इंडिया स्पेशल अटेंशन दे रहा है ऐसी वल्नरेबिलिटी को, जहाँ पे भी लार्ज ओशन कंट्रीज़ हैं या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो भारत ने कहा इन पे प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो कोस्टल रीजन्स है ना गाइज, उनका बहुत ही बुरा हाल है। आप सोचो, कोस्टल रीजन ग्लोबली हाईली वल्नरेबल है। 60% से ज़्यादा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, या जो 2/3 सिटीज़ है ना, लार्ज सिटीज़, वो कोस्टल जोन में आप लगा लो। तो इनकी वल्नरेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, कि 250 लोग तो जो एरिया है वो 50 किलोमीटर में रहते हैं, आसपास कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया में भी रहते हैं। सोचो आप 250 मिलियन पीपल लगाओ। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो ये कोस्टल इलाके हैं ना, इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ हैजार्ड यानी सी लेवल का बढ़ना, फ्लड स्टॉर्म, वो बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। कह रहा है आपको मानोगे इकोनॉमिक लॉस कितना ज़्यादा हुआ। साइक्लोन फैनी हो रहा था, जिसकी वजह से $1.2 बिलियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ उड़ीसा 2019 में। ऐसा पता चलता है हमें ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2025 से। फिर वल्नरेबिलिटी और क्या है कोस्टल जोन्स की, बहुत थ्रेट है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पे। हाफ ऑफ जो वर्ल्ड का मैनग्रोव है उसको पता है कितना रिस्क है। 2100 में बोला जा रहा है कि इसकी पूरी साइक्लोन फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि सारे के सारे आपके मैनग्रोव्स खतरे में आ जाएंगे। फिर सोशल वल्नरेबिलिटी, कोस्टल हैजार्ड्स की वजह से जो एग्जिस्टिंग इनिक्विटी है वैसी फैल रही है।
यहाँ की जो एल्डरली कम्युनिटी है, इंडिजिनस फिशिंग कम्युनिटी है, उन पे बुरा हाल है। कह रहे आप कोस्टल हैजार्ड्स को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। कह रहा सुनामी का हाल देखो आप, 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई, आपको पता है 2,30,000 लोगों को बहा के ले गई है, 14 कंट्रीज़ को बर्बाद किया इंक्लूडिंग इंडिया। कोस्टल रीजन्स डिवास्टेट हो गए थे, लोग नहीं कहाँ से कहाँ चले गए थे। साइक्लोन रिमल आया, स्ट्रक किया इंडिया और बांग्लादेश को 2024, ये सोचो आप, हैजार्ड्स हैं ये। स्टॉर्म सर्ज हो जाती है, 33.6% जो इंडिया की कोस्टल लाइन है वो इरोड हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट के द्वारा। तो कह रहा है जो ये कोस्टल फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये लॉन्च ही हुआ यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट एक्शन गोल समिट 2019 के अंदर। ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, यूएन एजेंसीज की, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स की। इसका ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम का रेजिलियंस को बढ़ाना। 56 इसमें मेंबर्स हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट रिपोर्ट ये निकालता है, गवर्निंग काउंसिल इसमें काम करती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इख्तियार और एक्सेलरेटर फंड के लिए। अब ये कह रहा है भारत में ऐसा क्या क्या लिया गया है, प्रावधान है, या भारत में ऐसे क्या तरीके इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि ये कोस्टल वल्नरेबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, मिटिगेट हो पाए। तो इसको मिटिगेट करने के लिए सबसे पहले भारत ने बनाए कोस्टल रेगुलेशन जोन्स नोटिफिकेशन 2019। अब ये क्या करेगा कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये सबसे पहले कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कोस्टल स्ट्रेचेस को, मरीन एरियाज़ को, ताकि लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिल पाए, जो भी मछली वाले हैं, ये जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़ायदा करने के लिए। फिर साथ ही साथ हमने इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जोन भी बनाए प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे हमारा उड़ीसा का स्टेट हुआ, वेस्ट बंगाल का स्टेट हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने कोस्टल इलाकों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करके मरीन इन्वायरमेंट में। फिर कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स होता है एक, समझना इसका कौन डेवलप करता है, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाया जाता है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये क्या देखती है, डिफरेंट कोस्टल रीजन में जाके चेक करती है वेरियस पैरामीटर्स पे कि यहाँ कितना खतरा है, कितने वल्नरेबल हैं ये। फिर मल्टी हैजार्ड वल्नरेबिलिटी मैप डेवलप किए जाते हैं डिटेल में। फिर कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा कलेक्शन एक्टिविटी है ताकि नियर शोर का कोस्टल डेटा मिल पाए, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन हो पाए। फिर नेशनल एक्शन प्लान बनाए जाते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, चाहे नेशनल वाटर मिशन है, चाहे इनडायरेक्टली हम कोस्टल रिजिलियंस कर रहे हैं, सस्टेनेबल वाटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये सब। तो कंक्लूजन में कह रहे हैं जो कोस्टल रीजन आइलैंड नेशन है ना, वो बहुत सारे थ्रेट है उनको भाई, सी लेवल का राइज का थ्रेट है, साइक्लोन का दिक्कत है, इरोजन का खतरा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का खतरा है, और ये ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं ताकि रिजिलियंट इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। तो क्लाइमेट रिस्क जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल एक्शन नहीं लिए जाएंगे। तो आपको देखो अल्टीमेटली लोकल नीड्स का पता तभी चलेगा जब आप वहाँ के कम्युनिटीज़ को बुलाओगे। देखो कोस्टल कम्युनिटी इकोसिस्टम के साथ मिलकर आपको इनोवेशन कुछ ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके आप ये शहरी समस्या का समाधान निकाल पाओगे। नेक्स्ट इसी के पार्ट का हमने पढ़ा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग के बारे में। तो यूएन का जो ऑफिस है ना, उसमें ही ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का एक मामला है, वो ये लोग रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो क्या लिखोगे, यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इस बार इसका क्या था टाइटल, इसका टाइटल था रिजिलियंस पेज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर। रिसेंटली भारत ने ये रिपोर्ट देखी, 8 सेशन की निकल कर आई। तो ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है ना, ये 2006 में बनाया गया था। ये सेंडई फ्रेमवर्क पर अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि डिज़ास्टर रिस्क को चेक करते हैं। इसमें देखा जाता है, ऐसे स्टेप्स दिखाए जाते हैं जिससे कि नए या रिड्यूस कैसे किए जाएँ डिज़ास्टर रिस्क, उसको मैनेज कैसे किया जाए, रेजिलियंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए, नए हज़ार रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार करा जाए। तो एग्जिस्टिंग ये कह रहे हैं फिनेंसिंग मैकेनिज्म क्या क्या है, यूनाइटेड नेशंस का चाहे मल्टीलेटरल फंड है या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर जो मिल गए हैं ब्लेंडेड फिनेंसेस के साथ, उनके लिए है। अब यहाँ सवाल पूछ रहा है कि फिनेंस करना डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की ज़रूरत क्यों बनती जा रही है। तो आप बताना, 2% का डेवलपमेंट एड जा रहा है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में सबसे पहले। फिर इकोनॉमिक बर्डन बहुत है डिज़ास्टर्स का, हाई वल्नरेबिलिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की।
आप सोचो 2023 तक 49% ही जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको पास मल्टीपल हज़ार्ड अर्निंग वार्निंग सिस्टम था। आप लगाओ कितना ज़रूरी है पता चलना। फिर ब्रेकिंग 3 नेगेटिव स्पायरल जब आ जाते हैं तो देखो इससे ना ये भी पता चल जाता है कितनी पैसे इनकम कितनी गिरेगी, हमारा कितना डेट बढ़ जाता है, कर्जा कितना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, अनसस्टेनेबल रिस्क ट्रांसफ़र कितना होगा। अब देखो ये सबसे बात समझो, कोई भी डिज़ास्टर गाइस आएगा इकोनॉमिक बर्डन उस कंट्री पे पड़ेगा ही। भाई अब आप हिमाचल का ही आज केस स्टडी में पढ़ रही थी, तो हिमाचल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि अगर यही हाल चलता रहा कि लोग ग्रीन जोन में भी घर बनाते चले गए या आपके ठीक से इस पर नहीं काम किया गया, डिफॉरेस्टेशन करते गए, हम तोड़ तोड़ के पहाड़ों पर काम बनाते रहे, तो आप ये समझ लेना कि पूरा हिमाचल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो वो इनकम कम करेगा, डेट कर्जे बढ़ाएगा, रिस्क को और बढ़ाएगा, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा, है ना। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब जो इसका ऑफिस है ना UNDRR का, ये कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका ऑफिस है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है इसके साथ एडिक्वेट DRR फाइनेंसिंग के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज है कोई भी डेडिकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, और बहुत लो इंटीग्रेशन है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में भी। गवर्नमेंट ये सब कुछ भी काम नहीं करती हैं। डेटा और एविडेंस की बात करें तो हेल्थ हज़ार्ड रिस्क एनालिसिस होता ही नहीं है, पॉलिटिकली बड़ा रिस्की लगता है ये कि नॉन इमीडिएट बेनिफिट है ये, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, DRR स्ट्रैटेजी नहीं है। तो भारत में ऐसा क्या फाइनेंसिंग सिस्टम तैयार किया जाए डिज़ास्टर रिस्क को लेकर? तो बोला गया है कि भारत ने प्री डिटरमिन्ड रूल बेस्ड एलोकेशन की हुई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में हम लेकर आ गए थे कि भाई अब पहले से ही प्रोडिक्ट होना ज़रूरी है। इवन आपको पता है जब 15th फाइनेंस कमीशन था ना, तो उसने बोला था कि आपको डिज़ास्टर रिस्क के लिए ही 2.32 ट्रिलियन पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है ओवरहॉल करा जाए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को, यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स हैं, उनको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए और टैक्सोनॉमीज चाहिए, ताकि आप क्या करो, आप डिफ़ाइन कर दो सस्टेनेबल डिज़ास्टर रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आप डिफ़ाइन कर दो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रैकिंग फिनेंसेस, यानी आप फाइनेंशियल फ्लोज को ट्रैक करो रिस्क प्रिवेंशन के। आप ये देखो कि इनोवेटिव फाइनेंशियल अप्रोचेस कैसे निकल सकती हैं। आप प्रमोट करो लेयरिंग फिनेंसेस को, लो कॉस्ट हाई फ्रिक्वेंसी इवेंट्स को कवर करो आप। तो कह रहे हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फिनेंसिंग सिर्फ ये मत समझो कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपको समझना चाहिए कि अगर आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहते हो ना, ये लिखना आप, तो ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ये आज ही होनी चाहिए। अगर आप डिज़ास्टर एंड रिकवरी की साइकिल को तुरंत ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर रिएक्टिव स्पेंडिंग की तरफ मत बढ़ो। आपकी कुछ खतरा आएगा तो मैं पैसा स्पेंड कर दूंगा। आपको प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट पे चलना है, आपको रेजिलियंस पे चलना है कि फाइनेंशियल एंड पॉलिसी डिसीजन जिस समय जो ज़रूरत है वो कर पाओ आप। आई बात समझ में? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम मैरीटाइम डिज़ास्टर्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि मैरीटाइम डिज़ास्टर्स क्या होते हैं। भारत ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से अर्ज की कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ग्लोबल रिव्यू करना चाहते हैं रीसेंट मैरीटाइम इंसिडेंट्स को लेकर, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था कि वेसल सिंक हो रहे हैं, डूब जा रहे हैं, या इंडियन कोस्ट में फायर ऑफ हो रहा है। तो भारत ने रिक्वेस्ट करी IMO से कि भैया आप ना कंटेनर की सेफ्टी इन्हांस करो और कार्गो के जो भी डिस्क्लोजर रेगुलेशंस हैं उसको भी आप लेकर आओ। मैरीटाइम सेफ्टी कम्युनिटी को बोला IMO ने कि भाई करो। IMO की अटेंशन ज़रूरी थी यहाँ पर कि इम्प्रूव हो ग्लोबल स्टैंडर्ड अराउंड पैकेजिंग डिक्लेरेशन या मॉनिटरिंग को लेके। ठीक है, अब मैरीटाइम डिज़ास्टर होते क्या हैं? ये वो इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर शिप टूट रही है, कोलाइड कर रही है, आग लग रही है, कोई ऑयल स्पिल हो जा रहा है, पूरा सी ख़राब हो रहा है, ओशन ख़राब हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, और नए तरह के रिस्क ये आ रहे हैं, हैजार्डस केमिकल प्रोडक्ट्स, है ना, या बहुत डेंजरस कार्गो गया है, न्यूक्लियर वेस्ट निकल सकता है, सबमरीन्स निकल सकती हैं, वेपन निकल सकते हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज़ को भी कितना नुकसान है। अब ऐसा कुछ तो हुआ होगा, तो आपको डालना पड़ेगा रीसेंट एग्जाम्पल्स में कि रीसेंट मैरीटाइम इंसिडेंसेस ही कुछ ऐसे हो गए कि ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा बोलना पड़ गया भारत को। तो कह रहा क्या ऐसा हुआ? कह रहा लिब्रेरियन का जो फ्लैगिंग वेसल था ना MSC इल्सा 3 कोची कोस्ट पर, वो सिंक हो गया।
अब इस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक पैलेट थे, नर्डल्स बेसिकली जिसको कहते हैं, वो लार्ज नंबर में फैल गए, वहाँ पर प्राप्त हुए कोस्ट त्रिवेंद्रपुरम में। अब ये इतना प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक है, 1 mm से 5 mm इसका डायमीटर है। इससे वहाँ के हैबिटेट जो वहाँ रहते थे लोग, उनको मिलावट कंटेमिनेशन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, माइक्रो और जो आपके नैनो प्लास्टिक थे वो टूट गए और एंटर कर गए फूड चेन में। सोचो फूड चेन को कितना नुकसान। फिर एक ना फायर अबॉर्ड हुई MB वैन है 503 केरला कोस्ट में, जो कार्गो आ रहा था शिप से, इसमें कैल्शियम कार्बाइड प्लास्टिक पैलेट थे, हैवी फ्यूल थे। इससे पूरा इन्वायरमेंट पे ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ गया। अब इन सब चीज़ों से देखो जो इंसिडेंट हुए हैं, इसका इम्पैक्ट देखो, एक तो इन्वायरमेंट पे पड़ा, प्लस हेल्थ पे पड़ा, प्लस इकोनॉमिक लॉस एंड सेफ्टी की प्रॉब्लम है। भाई मरीन पोल्यूशन होगा ऑयल स्पिल प्लास्टिक नर्डल्स का, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। टॉक्सिक एक्सपोजर होगा केमिकल्स का, तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। डिवेल्यूशन हो सकता है शोर्स का, बीच का क्लीन अप ऑपरेशन हो सकता है, डिटोरिएटिंग आपका टूरिज्म हो सकता है। तो इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें मैरीटाइम इंसिडेंसेस को, तो पहला काम करो, इनएडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी इन दी कार्गो डिक्लेरेशंस। यानी शिपर जो है वो, उनको पता ही नहीं चलता, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ही नहीं कर पाते वो, जिससे अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं चलता कैसे करना है। फिर हैजार्डस मटेरियल को इम्प्रॉपर हैंडलिंग करना, फायर लग जाती है उसमें, इन्वायरमेंटल रिस्क कितने बन जाते हैं। लिबेरिया का जो फ्लैग है जर्मन ओन्ड या साइप्रस मैनेज, ये डाइल्यूट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो गई, ग्लोबल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इंश्योरेंस के क्लेम या पॉलिसीज़ बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो डिस्प्यूट हो जाता है इतना ज़्यादा, तो उसको आज तक कॉस्ट ही नहीं पूरी हो पाती। तो कह रहा है कि देखो अल्टीमेटली इसमें रोल किसका है, IMO का, क्योंकि IMO की जिम्मेदारी है मैरीटाइम सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम करना। तो कन्वेंशन बनाई गई ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजरस गुड्स एट सी, ठीक है। इसमें रेगुलेशंस हैं मार्किंग को लेके, पैकेजिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, या इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है, या OPRC, बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस बेसिकली बनाए गए हैं ताकि शिप्स का प्रोटेक्शन हो पाए, इनमें कोई पैथोजेंस ना घुस पाए, इन्वेजिव स्पीशीज़ को रोकने के लिए। तो ये सब तो इन्होंने क्या बना रखा, रोल IMO का रोल है ये। ऐसे ही लीगल मैकेनिज्म भी हैं भारत में मैरीटाइम डिजास्टर को लेके, तो हमने मर्चेंट शिपिंग एक्ट बनाया है मैरीटाइम सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी इसमें काम करता है 1986 वाला। फिर नेशनल ऑयल स्पिल कॉन्टीजेंसी प्लान है, उसके लिए भी हमने बना रखा है। तो यही वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि आप ना प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो शिपिंग को लेकर और वो मानी भी जाएं, रिस्क मैप कर दो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, कौन से ऐसे इलाके हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, वहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं होने देना है। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट का इसमें बहुत 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 बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम लगा दो, रियल टाइम जो भी मॉनिटरिंग हो रहा है या कुछ भी डेंजरस निकल के आ रहा है उसको इमीडिएट ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्क्लोजर होना चाहिए। IMO के रेगुलेशंस में रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली वार्निंग के लिए ज़रूरी है कि कोस्टल रडार, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी इम्प्लीमेंट क्या करना है, लाइबिलिटीज़ रूल्स। फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, मैरीटाइम नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो लंदन UK में है। अभी 1948 में आया था, स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। 176 इंडिया भी इसका मेंबर है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शिप की करना ये इनका काम है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट का, दैट इज़ क्राउड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब देखो क्राउड कैसे इतना प्रॉब्लम, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम में के बाहर बहुत ज़्यादा स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने आए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु IPL विक्ट्री जब हुई थी, तो वहाँ बहुत सारी इंजरीज हुई, कुछ लोग तो मर गए इवन। और ऐसा हिस्टोरिकली माना जाता है कि जो कॉमन रीज़न होता है क्राउड डिज़ास्टर का वो होता है कंप्रेसिव एस्फिक्सिया। तो ये कंप्रेशन जो फोर्स इनफ टू बेंड स्टील है ना, इतना कंप्रेशन होता है कि वो स्टील को पिघला दे। 6 से 7 लोग धक्का दे रहे हैं एक सिंगल डायरेक्शन में, सोचो आप। अब स्टैम्पेड क्या है, क्राउड डिज़ास्टर है बेसिकली एक तरह का। इसमें आप क्रश कर रहे हो इंडिविजुअल को क्राउड में, डेंजर है, ये बहुत बड़ा लॉस है फिजिकल स्पेस का। ऐसी डेफिनेशन दी आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, आपको भी ये लिख के आना है। अब क्राउड मैनेजमेंट फेल कैसे हो जाता है और कैसे इतना ट्रिगर कर जाता है कि स्टैम्पेड जैसी समस्या आ जाती है।
तो कह रहा है, हमने देखो जब हम देख रहे थे, जब उस समय आपको पता है कि प्रयाग में भी जब वहाँ पे मेला लगा हुआ था कुंभ का, तो वहाँ पर भी हमने ये समस्या देखी थी, वहाँ पे भी स्टैम्पेड हो गया था। क्राउड मैनेजमेंट या क्राउड कंट्रोल फेल तब होता है जब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो। आप सोचो, चिन्ना स्वामी टेम्पल के अंदर 2.5 लाख की गैदरिंग थी, जबकि कैपेसिटी थी सिर्फ 34,600 की। बताओ कैसे चलेगा। फिर स्टेक होल्डर का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, फ्री एंट्री पास अनाउंस कर दिए गए थे, पुलिस थी नहीं वहाँ पर। फिर क्राउड का बिहेवियर बहुत पैनिक स्ट्रक्चरल इशू में। भाई एल्फेंटाइन जो आपका रोड स्टेशन है वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, रूमर फैल गई थी, एक ब्रिज कोलैप्स कर गए, तो फुट ब्रिज पे स्लिप हो गए लोग हैवी रेन में। फायर इलेक्ट्रिसिटी डब्बा वाली फायर ट्रेजेडी हरियाणा में हो गई थी। टसल मच गया था कैचिंग ग्लिम्स और सेलिब्रिटी, स्टैम्पेड पुष्पा 2 में भी हो गया था। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग क्राउड मैनेजमेंट। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट का बी पार्ट है वो सिटीजन्स के लिए कहता है राइट टू असेंबल होना पीसफुली बिना आर्म्स के। पुलिस एक्ट 1861 का जो कहता है भाई लॉफुल प्रोसेशंस में चलना है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं फॉर क्राउड मैनेजमेंट। सबसे बड़ी गाइडलाइंस क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग, यानी फेलियर मोड ख़राब हो जाता है। इफेक्ट एनालिसिस, हर पॉसिबल हैज़ार्ड आ जाते हैं, सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। फिर लर्निंग फ्रॉम मुंबई, एफिशिएंट हैंडलिंग हमें सीखनी चाहिए। 2020 वर्ल्ड कप से हमने वहाँ पर भी देखा था यही हरकत होते हुए। फिर क्राउड की डेंसिटी, क्राउड को परमिशेबल क्राउड को ही बुलाओगे ना पर स्क्वायर मीटर में। मॉडल एग्जाम्पल हमारे पास है कि न्यूयॉर्क ने मैंडेट कर रखा है कि ट्रेंड क्राउड कंट्रोल मैनेजर्स होंगे। अगर 1,000 से भी ज़्यादा अटेंडीज़ अगर हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एकदम ट्रेंड बंदे होने चाहिए क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो, स्टेडियम हुए, घाट हुए, टेम्पल हुए, री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। मल्टीपल यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाओ आप, और मल्टीलिंगुअल साइन बोर्ड बनाओ, क्योंकि आपके देश में खाली एक भाषा के लोग नहीं रह रहे हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं हमारे देश में। फिर फैसिलिटी हो, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो। भाई महाकुंभ, अभी देखो मैं जिक्र कर ही रही थी, आ भी गया कि महाकुंभ 2025 में वाटर टावर्स, बताओ फायर इंसिडेंट हो गए, वाटर एम्बुलेंस, मल्टी ड्रोन रिस्पॉन्स, ये सब की हमें फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, है ना। आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर्स वगैरह कर रखा था। तो रिस्पांस की यहाँ बात है तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल अपडेट दो, साइनेज, लाउड स्पीकर वगैरह बनाओ, वॉच टावर्स वगैरह लोकेशंस पे तैयार करो। तो टेक्नोलॉजी कैसे किसी भी भारत जैसे देश की कैसे स्टैम्पेड को रोक सकती है? तो आप RFID या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्राउड ट्रैकिंग करो। जैसे कुंभ मेला है, वैष्णो देवी का जो पिलग्रिमेज है उसको ध्यान में रखो। सर्वेलेंस या रियल टाइम मॉनिटरिंग करो। हज पिलग्रिमेज में जैसे AI बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ होता है तो उसको ध्यान में रखो। AI मॉडल यानी जितने भी मेजर इवेंट हो रहे हैं उसको क्राउड का पैटर्न जानना, परफॉर्मेंस को देखना, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है कि इफ़ेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एक तरह से क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक मेटिकुलस प्लानिंग करो, इंटीग्रेट करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। पब्लिक गैदरिंग भारत की जो है उसमें साइज़ एंड फ्रिक्वेंसी वगैरह देखो और स्ट्रिक्टली चलो NDMA के रूल्स के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत फॉरकास्ट सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने भारत फॉरकास्ट सिस्टम को अनवील किया है कि वर्ल्ड का पहला इंडिजीनियस डेवलप्ड हमारे पास हाई रिजोल्यूशन वेदर फॉरकास्ट सिस्टम है। ये डेवलप इसको किया है IITM ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये काम करता है और इसका काम है इंडिया के वेदर प्रेडिक्शंस को, रिजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से 6 किलोमीटर करना, यानी हर विलेज के भारत को हम प्रिसाइज लोकेशन के साथ वहाँ पर फॉरकास्ट कर पाएँ। इनका काम यही है। ये क्या करते हैं, ये ना रियल टाइम इनपुट उठाते हैं 40 डॉपलर वेदर रडार से, फिर उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बता देते हैं। डॉपलर रडार का काम पता है क्या होता है? रडार एक स्पेसिफिक टाइप होता है, इसमें ना बेसिकली डॉपलर इफेक्ट देखते हैं, कितनी वेव्स हैं, कितना क्या कैसे वेलोसिटी का डेटा इकट्ठा होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे निकाल के देखी जाती हैं। अब भारत फॉरकास्ट सिस्टम जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे बहुत कुछ सुधरेगा, आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड होगी, आपकी जो डिलीवरी होती थी 64% बेटर एक्यूरेसी से होगी हाई रिस्क जोन में। आपको फॉरकास्ट 4 से 6 घंटे का पहले ही पता चल जाएगा।
एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल साइक्लोन का पता चल जाएगा। तो अर्लियर जो वेदर फॉरकास्टर होते थे वो 12 से 14 घंटे प्रोड्यूस कर पाते थे किसी स्पेसिफिक एरिया में। 12 से 14 घंटे के बाद अभी क्या है, थोड़ा टाइम कम लगेगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ग्लोबल लीडरशिप, इंडिया वैसे भी पोजीशन कर रहा है हेड ऑफ लाइक यूएस, यूके, यू से भी ज़्यादा हम आगे बढ़ जाना चाहते हैं। 6 किलोमीटर की रिजोल्यूशन को हम जानना चाहते हैं। फिर इससे क्या होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर आपने जानना हो, अभी हमने पढ़ा कितना कुछ, ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इससे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी सपोर्ट मिलता है, एग्रीकल्चर को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट रेंज ना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल पे कैसा टेम्परेचर रहने वाला है, कब बारिश आएगी, कोई डिज़ास्टर तो नहीं आने वाला। फार्मर्स के लिए मदद मिल जाएगी, कोस्टल कम्युनिटीज़ को मिल जाएगी, क्रॉप प्लानिंग में हेल्प मिलेगी, इरीगेशन कब करना है, अर्ली वार्निंग आपको मिल जाएगा। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड लॉसेज होते हैं एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सुधरेंगे। हाई पावर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम आपके पास आ जाएगा। रीजनल फॉरकास्ट हो जाए अच्छी शुरू हो जाएगी, मानसून, साइक्लोन, एक्सट्रीम इवेंट, जो भी रेनफॉल इवेंट है ये सब सुधरेंगे। तो कंक्लूजन में कह रहा है भारत फॉरकास्ट जो सिस्टम है इससे इंडिया का सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, क्रिटिकल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा। क्योंकि क्लाइमेट रिस्क जितना इंटेंसीफाई हो जाएगा ना गाइज, उससे उतना ही प्रॉब्लम होगा, साइंस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, एडवांसमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए भारत फॉरकास्ट सिस्टम इंडिया को क्या बनाएगा, सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर भारत। तो आज के लिए इतना ही, शॉर्ट्स हम कल करेंगे और उसके बाद अभी आपको शाम को एक मेंस की सीरीज़ की भी वीडियो मिल जाएगी, आंसर राइटिंग हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू।